नव्या, क्या तुमने फिर से मेरे कमरे की चीजों को हाथ लगाया है? मैंने तुम्हें हजारों बार चेतावनी दी है कि बिना मेरी इजाजत के मेरी किसी भी चीज को छुआ मत करो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी ये दखल अंदाजी करने की आदत कब जाएगी। आखिर तुम हर वक्त मेरे ही पीछे क्यों पड़ी रहती हो? क्या तुम्हारे पास अपने कमरे में करने के लिए कोई काम नहीं है? बस हर छोटी बात में अपनी नाक घुसाने का तुम्हें शौक चढ़ा है। अपनी सीमाओं में रहना कब सीखोगी तुम? दीदी, आप बेवजह मुझ पर चिल्ला रही हैं। मैंने आपकी कोई चीज चुराई नहीं है। दरअसल मैं तो बस वो रेशमी कपड़ा उठाने गई थी जो आंगन की धूल में गिरा पड़ा था और गंदा हो रहा था। अगर आप में थोड़ी भी समझदारी और तमीज होती ना, तो मुझ पर इस तरह बरसने के बजाय आप मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा करती कि मैंने आपकी पसंदीदा चीज को खराब होने से बचा लिया। पर आपसे शिष्टाचार की उम्मीद करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है। धन्यवाद। और वो भी मैं तुझे बोलूंगी? तो खुद को समझती क्या है नव्या? क्या तुझे लगता है कि इस घर की सबसे समझदार सदस्य तू ही है जो सब कुछ संभाल लेगी? या फिर मन ही मन तूने खुद को इस जायदाद और माँ बाप की इकलौती वारिस मान लिया है? ये जो तू हर वक्त घर संभालने का और महान बनने का स्वांग रचती है ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। अपनी ये बनावटी अच्छाई कहीं और जाकर दिखाना। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे वारिस बनने का या कोई ओहदा पाने का रत्ती भर भी शौक नहीं है, और ना ही मैं यहाँ अपनी महानता साबित करने आई हूँ। मैं बस वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है और जो एक बेटी के तौर पर मेरा कर्तव्य है। और अगर आपको इस बात से तकलीफ है कि पिताजी मुझ पर भरोसा करते हैं, तो सुन लीजिए, अगर वो मुझे इस घर की कोई भी जिम्मेदारी सौंपेंगे तो मैं उसे अपनी पूरी ताकत से निभाऊंगी। मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी, चाहे आपको कितना भी बुरा क्यों न लगे। अच्छा, तो अब तू एक आदर्श और जिम्मेदार बेटी होने का नाटक करेगी? अरे नव्या, तू तो बस उस अधूरी और बेमतलब की कहानी की तरह है जिसकी ना तो शुरुआत साख है और ना ही जिसका कोई अंत है। तू हमेशा अपनी हर नाकामी और हर बात को अपने पुराने दुखों से जोड़ देती है कि मेरी माँ साथ नहीं है या मेरे साथ बुरा हुआ। कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद से ये सवाल क्यों नहीं पूछती कि घर के लोग और बाहर वाले तुझसे इतना चिढ़ते क्यों हैं? तेरी ये सहानुभूति बटोरने की आदत ही सबको खटकती है। नव्या की आंखें एक पल के लिए डबडबा गई, पर उसने तुरंत अपने स्वाभिमान के साथ उन आंसुओं को भीतर ही रोक लिया। तभी शालिनी कमरे में दाखिल होती है। उसके चेहरे पर थकान कम और दोनों बेटियों की कलह से पैदा हुई झुंझुलाहट साफ दिख रही है। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? सुबह की पहली किरण के साथ इस घर में शांति की जगह चीख पुकार क्यों सुनाई देती है? रिया, मैं तुझसे पूछती हूँ, तो उम्र में बड़ी है या छोटी? क्यों हर छोटी बात पर रोना धोना और शिकायतों का पिटारा खोलना ही तेरा एकमात्र काम रह गया है? क्या तुझे कभी महसूस नहीं होता कि तेरी इन रोज रोज की हरकतों की वजह से घर का माहौल कितना जहरीला और बोझिल होता जा रहा है? माँ, मैं कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि कभी इस घर में मेरे लिए भी प्यार भरा एक शब्द बोला जाए। अगर आप और अनन्या मिलकर हर बात पर मुझे ही गुनहगार और गलत साबित करने पर तुली रहेंगी, तो आखिर मैं कहाँ जाऊँ? और रही बात बड़े होने की, तो आप खुद देखिए, ये अनन्या मुझे कभी दीदी नहीं कहती, हमेशा नाम लेकर पुकारती है। इसे अपनी बड़ी बहन का सम्मान करना तक नहीं आता, और आप मुझे दोष दे रही हैं। अच्छा, तो अब तू मुझे ये सिखाएगी कि तुझे कैसे समझना चाहिए और घर में रिश्तों की मर्यादा क्या होती है। सच तो यह है कि जब से तू समझदार हुई है, इस घर की सुख शांति पूरी तरह भंग हो गई है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि तुझे दिल से अपना सकूं, पर तू ही है जो पत्थर की तरह जमी रही। तूने कभी मुझे अपनी माँ माना ही नहीं, हमेशा मुझे एक अजनबी की तरह ही देखा है। मैंने कोशिश की थी माँ, यकीन मानिए मैंने बहुत कोशिश की थी कि आपको वो स्थान दे सकूं। लेकिन हकीकत तो ये है कि आप हर मोड़ पर, हर बात में मुझे ये एहसास करा देती हैं कि मैं पिताजी की पहली पत्नी की बेटी हूँ, आपकी सगी औलाद नहीं। ये जो भेदभाव की लकीर आप दोनों के बीच खींचती हैं, उसे आप चाहकर भी अपनी बातों और व्यवहार से कभी छुपा नहीं पाई। अगर तू यही सुनना चाहती है तो फिर साफ साफ सुन ले। हाँ, तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुई, तू मेरी सगी बेटी नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि मुझे अनन्या से तुझसे कहीं ज्यादा प्यार है और हमेशा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तू हर वक्त बेचारी बनने का ढोंग करती रहे और अपने दुखों का प्रदर्शन करके पूरे घर को अपराधी महसूस कराए। अपनी इस सहानुभूति बटोरने की कला को अब बंद कर दे। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम्हारी ये पुरानी घिसी पिटी कहानी अब हम सबके कानों में चुभने लगी है। जब भी इस घर में थोड़ी सी खुशहाली आती है या हम सब मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, तुम अपने दुखों का भारी बोझ लेकर खड़ी हो जाती हो।
कभी तुमने अपनी इस स्वार्थी सोच से ऊपर उठकर माँ की तकलीफ के बारे में सोचा है? उन्हें हर बार समाज और तुमसे यही सुनना पड़ता है कि वो तुम्हारी असली माँ नहीं है। सच तो ये है कि तुमने अपनी नकारात्मकता से इस घर की शांति को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अवंतिका और शालिनी कमरे से ताने मारकर बाहर निकल जाती हैं। उनके जाते ही पूरे घर में एक भारी और डरावनी खामोशी छा जाती है। नव्या कुछ देर तक उसी जगह पत्थर की मूर्ति बनी खड़ी रहती है। उसकी पलकें भारी हैं, लेकिन दिल अब सुन्न हो चुका है। अवंतिका और माँ के लिए मैं चाहे अपनी जान भी निकाल कर रख दूं, उनकी नजरों में मेरी कोई कीमत नहीं होगी। हर दिन वही चुभने वाले ताने, वही तिरस्कार भरी बातें, जैसे इस घर की चार दीवारी के भीतर मेरा सांस लेना ही सबसे बड़ी गलती हो। आखिर कब तक मैं इस दम घोटने वाले माहौल में खुद को जलाती रहूंगी? यहाँ मेरी ममता और मेहनत का मूल सिर्फ नफरत से चुकाया जाता है। नव्या अंदर ही अंदर घुटते हुए अपनी चादर उठाती है और बिना किसी को बताए घर की दहलीज पार कर जाती है। चलते चलते वो गांव के दूसरे छोर पर अपनी पारुल बुआ के घर पहुंचती है, जो उसके पिता की मुंह बोली बड़ी बहन है। बुआ अपने पुराने लकड़ी के दरवाजे पर बैठी धूप सेक रही थी। अरे आजा मेरी बच्ची, अपनी बुआ के पास आजा। तुझे एक दिन भी ना देखूं तो मेरा दिन जैसे तैसे कटता ही नहीं है। मन बड़ा व्याकुल रहता है। लेकिन बेटी, आज तेरी ये आंखें इतनी उदास क्यों हैं? इतनी सुबह सुबह तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? जैसे किसी ने तेरे कोमल मन को गहरी ठेस पहुंचाई हो। पक्का तेरी उस सौतेली माँ और तेरी छोटी बहन की ही कोई नई मेहरबानी होगी, है ना? बुआ, उस घर में कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। सबने अपने कानों पर नफरत की पट्टी बांध ली है। अवंतिका तो मेरी हर बात को बीच में ही काट देती है और मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और माँ, वो तो सिर्फ नाम की ही माँ है बुआ। उनके दिल में मेरे लिए ममता की एक बूंद भी नहीं है। वो मुझे बेटी मानना तो दूर, इस घर का हिस्सा तक नहीं समझती। मैं थक चुकी हूँ बुआ, इस बनावटी रिश्ते को निभाते निभाते। मेरी प्यारी बच्ची, तू शांत हो जा। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि उस घर की कड़वाहट से ज्यादा जगह मेरे इस छोटे से घर और मेरे दिल में तेरे लिए है। उन लोगों के बीच रहकर तू अपनी मासूमियत खो देगी। चल, अब आंसू पोंछ और मुझे विस्तार से बता कि आज फिर उन लोगों ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसने तुझे इतना तोड़ दिया। घबरा मत, तेरी ये बुआ अभी जिंदा है। बुआ, कल की ही तो बात है। मैं बस आंगन में गिरा हुआ एक कपड़ा उठा रही थी ताकि वो गंदा ना हो जाए, पर अवंतिका ने आकर मुझ पर ऐसे तंज कसे और ऐसे चिल्लाई जैसे मैंने उसकी पूरी दुनिया ही लूट ली हो। और माँ, उन्होंने भी बिना कुछ सोचे समझे मुझे ही खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि मैं ही इस घर में अशांति और तनाव फैलाती हूँ। बुआ, आप ही बताइए, क्या सच में मेरी नीयत में खोट है? क्या वाकई मैं ही सब कुछ गलत करती हूँ? नहीं मेरी बच्ची, तो बिल्कुल गलत नहीं है। गलत तो वो लोग हैं जिनकी आंखों पर नफरत का पर्दा पड़ा है। तो वो नेक बच्ची है जिसने इतनी कम उम्र में अपनी सगी माँ को खो दिया, फिर भी कभी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया। तूने हमेशा अपने पिता के मान सम्मान का ख्याल रखा और उन्हें कभी दुखी नहीं होने दिया। और ये लोग जो तेरी अच्छाई को ही तेरा गुनाह बना देते हैं, वो कभी तेरे त्याग को नहीं समझ पाएंगे। बुआ, मेरी अपनी माँ की जगह तो इस संसार में कोई और ले ही नहीं सकता, पर शालिनी माँ ने तो मुझे अपनाने की कोशिश तक नहीं की। आज तो उन्होंने सबके सामने साफ कह दिया कि मैं उनकी अपनी नहीं हूँ और उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि अवंतिका भी मुझे घर पर एक बोझ कहकर चली गई। क्या मेरा इस घर में होना वाकई एक गुनाह है बुआ? क्या मैं कभी किसी का प्यार नहीं पा सकूंगी? देख नव्या, मैं सब जानती हूँ। शालिनी कभी तेरे लिए माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसके दिल में ममता की जगह सिर्फ पक्षपात भरा है। पर तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूँ तुझे प्यार की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैंने तुझे बचपन से अपनी आंखों के सामने पाला है और तेरे पिता, वो भी तो तुझे बहुत प्यार करते हैं। बस वो बेचारे स्वभाव से बहुत सीधे और नरम हैं, इसीलिए तेरी सौतेली माँ और बहन की कड़वाहट को जानते हुए भी वो कुछ बोल नहीं पाते। उसी दोपहर घर का दृश्य। रघुवीर काम से लौटते हैं। उनके चेहरे पर धूप की तपिश और मन में भारी चिंता साफ झलक रही है। शालिनी रसोई में खाना बना रही है और अवंतिका उसके पास बैठी बातें कर रही है। शालिनी, नव्या कहाँ है? सुबह जब मैं काम पर जा रहा था तब तो वो यहीं घर पर ही थी, पर अब घर के किसी भी कोने में वो नजर नहीं आ रही है और पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। क्या तुम दोनों में से किसी ने उसे कहीं जाते हुए देखा है? या क्या सुबह फिर से तुम लोगों के बीच कोई अनबन हुई थी जिसकी वजह से वो बिना बताए कहीं चली गई? उफ पिताजी,
आप भी ना उसे लेकर व्यर्थ में इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो भला कहाँ जाएगी? मुझे तो पूरा यकीन है कि वो फिर से कहीं किसी कोने में बैठकर अपने वही पुराने दुखड़ों का रोना रो रही होगी और बेवजह के आंसू बहा रही होगी। हर छोटी से छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और नाटक करके सबका ध्यान खींचना तो उसकी पुरानी आदत बन चुकी है। आप बस आराम कीजिए, वो खुद ब खुद वापस आ जाएगी। रघुवीर, मैं तो सुबह से खुद परेशान हूँ। उस लड़की ने आज सुबह से ही पूरे घर में जैसे तूफान खड़ा कर रखा था। जरा सी बात पर उसने इतना हंगामा किया और हम सब पर ऐसे चिल्लाने लगी जैसे हम उसके सगे नहीं बल्कि जान के दुश्मन हो। मैंने तो बस उसे उसकी भलाई के लिए 2 बातें समझाई थी, पर वो इतनी बदतमीज है कि नाराज होकर पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। अब वो कहाँ मरी पड़ी है हमें क्या पता होगा, हम कोई उसके पहरेदार थोड़े ही हैं। शालिनी, तुम सच में उसे समझा रही थी या फिर वही रोज की तरह अपनी जबान से कड़वे तीखे ताने उस मासूम पर कस रही थी? मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से तुम दोनों का व्यवहार उसके प्रति कितना बदल गया है। वो बिना वजह घर छोड़कर जाने वाली लड़की नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ कि आज सुबह तुम दोनों ने उसे ऐसा क्या कह दिया कि वो इस चिलचिलाती धूप में घर से बाहर जाने पर मजबूर हो गई? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उसकी मानसिक स्थिति पर क्या बीत रही होगी? अरे, अब आप मुझ पर ऐसे क्यों बरस रहे हैं? मैंने आखिर ऐसा क्या गलत कह दिया था जो आप मुझे ही मुजरिम बना रहे हैं? अगर मैं घर की बड़ी होने के नाते उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करती हूँ तो क्या वो भी आपका गुनाह हो गया? आप तो हमेशा उसी की तरफदारी करते हैं, चाहे गलती किसी की भी हो। आपको बस अपनी पहली पत्नी की बेटी ही दिखाई देती है। मेरी और अवंतिका की मेहनत का कोई मोल नहीं आपके लिए। रघुवीर, सच तो ये है कि उम्र में बड़ी होने के बावजूद उस लड़की में रत्ती भर भी अकल या तमीज नहीं है। सुबह सुबह बिना किसी बात के वो अवंतिका से उलझने लगी और जब मैंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो वो मुझ पर भी चिल्लाने लगी और मुझे भी खरी खूटी सुनाने लगी। और आज आपको अचानक क्या हो गया है? बड़ी फिक्र सता रही है उसकी। आखिर उसके लिए आप हम पर इस तरह क्यों बरस रहे हैं? क्या इस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं है जो आप एक मामूली बात के लिए हमें मुजरिम बना रहे हैं? रघुवीर ने शालिनी की फुसफुसाहट और गुस्से को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने अपनी गर्दन घुमाई और सीधे अवंतिका की ओर देखा, जो अब तक चुपचाप कोने में खड़ी सब देख रही थी। अवंतिका, मैं तुम्हारी माँ की फिजूल की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं तुमसे सीधे सीधे एक सवाल पूछ रहा हूँ और मुझे उसका साफ जवाब चाहिए। सच सच बताओ, आज सुबह तुमने नव्या से क्या कहा था? तुमने ऐसी कौन सी कड़वी बात उसे बोली जिससे उसका दिल इतना टूट गया कि वो घर छोड़कर चली गई? अपनी आंखों को इधर उधर मत घुमाओ और मुझे ठीक ठीक बताओ कि उस वक्त वहां हुआ क्या था। पिताजी, आखिर सच बोलने में ऐसी क्या बुराई है? वो नव्या हमेशा अपनी उसी पुरानी कहानी और अपनी सगी माँ का रोना रोती रहती है। घर की हर छोटी सी बात को वो एक बड़ा मुद्दा बना देती है। मेरी माँ नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई समझता ही नहीं। वो अपनी हर परेशानी और हर गलती का दोष हम दोनों के सिर मढ़ देती है। अरे क्या हम उसके सगे नहीं हैं? मेरी माँ ने भी तो उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया है, पर वो है कि अपनी जिद और अकड़ छोड़ती ही नहीं है। तुम दोनों कभी नहीं समझ पाओगी कि वो अपने सीने में किस तरह का गहरा दर्द छिपा कर बैठी है। जिस बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपनी सगी माँ को दम तोड़ते देखा हो, वो छोटी छोटी बातों पर भी अंदर से टूट जाती है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच किस बात पर झगड़ा होता है, लेकिन कम से कम तुम्हें इंसानियत के नाते उसका ख्याल तो रखना चाहिए। वो उम्र में बड़ी जरूर हो गई है, पर उसका मन आज भी एक कोमल बच्चे की तरह है, जिसे सिर्फ थोड़े से प्यार की जरूरत है। हाँ, आप तो हमेशा उसी का पक्ष लेंगे, जैसे हम तो यहाँ सिर्फ गलतियाँ करने के लिए ही बैठे हैं। आपको उसकी मासूमियत दिखती है, पर हमारी मेहनत नहीं। जाइए, जाकर खुद ही ढूंढ लीजिए अपनी उस लाडली को। पक्का वो आपकी उसी मुंह बोली दीदी के पास जाकर बैठी होगी। वहीं तो उसका असली घर है। घर का एक काम उससे ढंग से नहीं होता, और अगर मैं कुछ करने को कह दूं तो हम ही दुनिया के सबसे बुरे इंसान बन जाते हैं। रघुवीर इन रोज रोज के झगड़ों और घर की कड़वाहट से बुरी तरह थक चुके थे। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना अंगोछा उठाया और गुस्से में नव्या को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। अरे, कम से कम 2 निवाले खाना तो खा कर जाते। सुनिए तो। रघुवीर ने पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उनके मन में बस एक ही चिंता थी कि उनकी बेटी नव्या किस हाल में होगी। पता नहीं इन दोनों ने आज उसे और क्या क्या कड़वी बातें सुनाई होंगी। यही सब सोचते हुए कुछ समय बाद रघुवीर अपनी मुंह बोली बहन पारुल बुआ के घर पहुंचे। नव्या और पारुल बुआ बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। आओ रघुवीर, आज दोपहर के इस ढलते सूरज के साथ तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ? अपनी बिटिया नव्या की याद सता रही थी
इसलिए उसे देखने और घर वापस ले जाने के लिए यहाँ तक चले आए। बड़ा लंबा रास्ता तय करके आए हो। बैठो, थोड़ा सुस्ता लो। हाँ दीदी, मैं अपनी इस बिटिया नव्या को ही लेने आया हूँ। घर में फिर से वही कलह और बहस हुई और ये बेचारी नाराज होकर आपके पास चली आई। मुझे अच्छी तरह पता है कि जब भी इसका कोमल दिल दुखता है या इसे घर में अकेलापन महसूस होता है तो इसे आपकी ममता की छांव के अलावा और कहीं सुकून नहीं मिलता। आपके पास आते ही इसके मन का आधा बोझ तो वैसे ही हल्का हो जाता है। ठीक है रघुवीर, तू इतना लंबा रास्ता चलकर आया है, पहले थोड़ा बैठ जा और अपनी सांसें ठंडी कर। नव्या बेटी, तू खड़ी क्यों है? जा अंदर से अपने पिता के लिए एक आरामदायक कुर्सी लेकर आ, ताकि ये 2 घड़ी चैन से बैठ सकें। नव्या बिना कुछ कहे अंदर जाती है और अपने पिता के लिए कुर्सी ले आती है। रघुवीर उस पर बैठते हैं और एक लंबी गहरी आह भरते हैं। दीदी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मेरे घर के ये क्लेश और झगड़े आखिर कब खत्म होंगे। सूरज उगने से लेकर ढलने तक बस वही ताने और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें चलती रहती हैं। घर का हर सदस्य जैसे अपनी ही दुनिया में खोया है। कोई किसी को दिल से अपनाने या सम्मान देने के लिए तैयार ही नहीं होता। मैं इस दम घोटने वाले माहौल से पूरी तरह टूट चुका हूँ। पिताजी, मैंने भला कब माँ और अवंतिका को अपनाने से मना किया है? मैंने तो अपनी सगी माँ को कभी देखा तक नहीं। यहाँ तक कि आपके पास उनकी एक तस्वीर भी नहीं है जिसे देखकर मैं अपना मन बहला सकूं। मैंने हमेशा शालिनी माँ को ही अपनी असली माँ की तरह देखना चाहा और उन्हें वही सम्मान दिया। लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि ना अवंतिका मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है और ना ही माँ के दिल में मेरे लिए बेटी वाली ममता है। बेटी नव्या, अभी मैं और तेरे पिता कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं ना। बड़ों की बात के बीच में तुझे इस तरह अपनी पीड़ा नहीं रखनी चाहिए। देख, तेरे पिता तेरे लिए कितने परेशान हैं और इस तपती धूप में तुझे ढूंढने आए हैं। जा, तू अंदर जाकर रसोई में अपने पिता के लिए कड़क चाय बना कर ला। तब तक हम कुछ बातें करते हैं। नव्या सरला दीदी की बात का मान रखती है और धीमी चाल से रसोई की ओर बढ़ जाती है। उसके जाते ही सरला दीदी रघुवीर की ओर मुड़ती हैं। रघुवीर, मैं जानती हूँ कि तू इस वक्त बहुत बड़ी मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। एक तरफ तेरी पत्नी और छोटी बेटी है और दूसरी तरफ तेरी ये मासूम बच्ची। लेकिन तुझे समझना होगा कि चुप रहने से ये घाव भरेंगे नहीं बल्कि और गहरे होते चले जाएंगे। रघुवीर, मेरी बात को गांठ बांध ले। तू कब तक इस सच्चाई को अपने सीने में दबाकर रखेगा? तुझे सबको सच बता ही देना चाहिए। अब तक तो मैं सिर्फ तेरी खातिर और इस घर की मर्यादा के लिए चुप रही हूँ। यहाँ तक कि गांव वाले भी नव्या की मासूमियत देखकर तरस खाते हैं और खामोश रहते हैं। लेकिन अब नव्या बड़ी हो गई है, वो चीज़ों को गहराई से समझने लगी है। कल को अगर उसे ये सच किसी और के मुंह से पता चला तो उसे जो चोट लगेगी उसका अंदाजा भी तू नहीं लगा सकता। नहीं दीदी, मैं चाहकर भी ये सच किसी के सामने नहीं ला सकता। ना नव्या को कुछ पता चलना चाहिए और ना ही शालिनी और अवंतिका को। मैं बहुत डरता हूँ दीदी। अगर ये सच बाहर आया तो घर में ऐसा क्लेश मचेगा कि जिसे मैं कभी संभाल नहीं पाऊंगा। अभी तो घर में सिर्फ तनाव है, पर सच जानने के बाद पता नहीं शालिनी और अवंतिका नव्या के साथ कैसा बर्ताव करेंगी। मैं उसे और टूटते हुए नहीं देख सकता। तू गलत भी हो सकता है रघुवीर। क्या पता ये सच ही उन कड़वाहटों को खत्म करने की चाबी हो। सच जानने के बाद शायद शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो नव्या को सौतेली समझना छोड़कर अपने सीने से लगा ले। मुझे पता है कि शालिनी मन की इतनी बुरी नहीं है। वो बस इस वक्त गलत फहमी के अंधेरे में भटक रही है, इसीलिए वो नव्या की ममता को पहचान नहीं पा रही। उसे सच बताकर उस अंधेरे से बाहर निकाल। ऐसा कैसे संभव है दीदी? मैं उन दोनों को कैसे समझा पाऊंगा? मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं उस बीते हुए कल की दास्तां बयां कर सकूं। मुझे डर है कि कहीं सब कुछ ठीक होने के बजाय बिखर न जाए। समझाना तो पड़ेगा रघुवीर। अगर तूने आज हिम्मत नहीं दिखाई और कल किसी बाहरी इंसान के मुंह से ये बात निकली तो तेरा घर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। रिश्तों की बुनियाद सच पर होनी चाहिए, झूठ की बैसाखियों पर नहीं। तभी नव्या हाथ में चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल होती है। उसे देखते ही दोनों अचानक शांत हो जाते हैं और अपनी बात को वहीं रोक देते हैं। नव्या ने उनकी बातों के कुछ हिस्से सुन लिए थे। पिताजी, आप ये चाय पीजिए और अब शांति से घर लौट जाइए। माँ और अवंतिका घर पर आपका इंतजार कर रही होंगी। मेरी वजह से आप और तकलीफ मत उठाइए। वैसे भी वो दोनों मुझ पर बहुत नाराज हैं
और अगर आपके खाने का समय निकल गया तो उनका गुस्सा मुझ पर और बढ़ जाएगा। मैं आज का दिन यहीं बुआ के घर पर रुकूंगी। मेरा मन अभी वहाँ जाने का नहीं है। रघुवीर कुछ नहीं बोले, बस एक बोझिल मन के साथ चाय पी और थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद नव्या सीधे सरला बुआ के पास आकर बैठ गई। बुआ, आप और पिताजी क्या बातें कर रहे थे? मैंने आप दोनों की बातों के कुछ अंश सुने हैं। आप मेरे बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे और पिताजी से किसी ऐसी सच्चाई को सामने लाने की जिद कर रहे थे जो अब तक छिपी हुई है। बुआ, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? वो कौन सा सच है जो मेरे वजूद से जुड़ा है? नहीं नहीं मेरी लाडली, ऐसी तो कोई गंभीर बात नहीं है जैसी तू सोच रही है। मैं तो बस तेरे पिताजी को ये समझा रही थी कि उनके मन में तेरे प्रति जो अगाध प्रेम और सच्चाई है उसे खुलकर दिखाया करें। उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आखिर तुझे भी तो अपने पिता के स्नेह और उस सच की ज़रूरत है कि वो तुझे कितना चाहते हैं। बस यही सच्चाई दिखाने की बात मैं उनसे कर रही थी ताकि तेरे मन की उदासी दूर हो सके। नव्या ने अपनी बुआ की बात सुन तो ली और ऊपर से मान भी ली, लेकिन उसके मन के किसी गहरे कोने में एक संदेह की चिंगारी सुलग उठी थी। उसे महसूस हो रहा था कि बात उतनी साधारण नहीं है जितनी बुआ बता रही हैं। उसके मन में कई अनसुलझे सवाल घर करने लगे थे। चल अब पुरानी बातें छोड़, आज तो यहाँ रुकने वाली हैं, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तेरे श्याम भैया को भी आज काम से लौटने में काफ़ी देर हो जाएगी और तेरी भाभी भी अपने मायके गई हुई है। उसे आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। आज मैं और तू अकेले हैं, तो चल रसोई में मेरी मदद कर देना। आज हम साथ मिलकर प्रेम से खाना बनाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। दोनों घर के भीतर रसोई में खाने की तैयारी करने चली जाती हैं। उधर शाम ढलते ही रघुवीर थके हुए कदमों से अपने घर की दहलीज पर कदम रखता है। उसे अकेला देखकर शालिनी रसोई से बाहर आती है। क्या हुआ जी? आप तो बड़े जोश में उसे लेने गए थे, पर नव्या आपके साथ वापस नहीं आई। क्या उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, या फिर वो अब भी अपनी उसी जिद पर अड़ी हुई है? मुझे तो लगा था कि पिता की जाते ही वो दौड़ कर चली आएगी, पर लगता है कि सरला दीदी ने उसे कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ा रखा है। क्या वो वहीं रहने का मन बना चुकी है? नहीं आई, वो आज उसका मन बहुत अशांत था, इसलिए वो आज की रात सरला दीदी के पास ही रुकेगी। उसे वहाँ थोड़ा सुकून मिलेगा, इसलिए मैंने भी उसे ज्यादा मजबूर नहीं किया। हाँ, मुझे तो पहले से ही पता था। उसे घर के कामकाज से आराम चाहिए, इसीलिए तो वो बहाने ढूंढती रहती है। जब भी काम का नाम लो, वो अपनी प्यारी सरला बुआ के पास भाग जाती है। वहाँ उसे बस आराम करना और बातें बनाना ही तो आता है। सुनो अवंतिका की माँ, हर समय उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहने की जरूरत नहीं है। उसे वहाँ अच्छा लगता है और उसे वहाँ अपनापन मिलता है, इसीलिए वो जाती है। वैसे भी मेरा मन आज बहुत अशांत है और मैं बहुत थक चुका हूँ, तो मेहरबानी करके मुझे और ज्यादा चिंता मत दो। चुपचाप मेरे लिए खाना लगाओ। तभी अवंतिका कमरे में दाखिल होती है और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान है। पिताजी, आपको तो चिंता होगी ही ना। आपकी पहली पत्नी ने जो आपके ऊपर नव्या नाम का ये भारी बोझ लाद कर चली गई हैं, उसे ढोना क्या इतना आसान है? हम सब उसकी वजह से ही तो परेशान रहते हैं। अवंतिका, बहुत जबान चलाने लगी है तू आजकल। अपनी सगी बहन के लिए अपने मन में इतना जहर कहाँ से भर लिया तूने? अरे अगर वो सौतेली है भी तो क्या हुआ, आखिर है तो वो तेरी ही बहन ना। एक ही खून है तुम दोनों का, फिर इतनी नफरत क्यों? अरे आप इसे क्यों डांट रहे हैं? मेरी बेटी बिल्कुल सही तो बोल रही है। ना तो आपने कभी हमें नव्या की सगी माँ का नाम बताया, ना ही आज तक उनकी कोई तस्वीर दिखाई। पता नहीं आपने अपने दिल के किस कोने में कौन सा गहरा राज दबा रखा है जो हमसे छुपाते फिर रहे हैं। इतना सुनते ही रघुवीर एकदम शांत हो गए, जैसे किसी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उनके चेहरे पर उदासी छा गई। बस करो ये सब बातें, अब मुझे एक शब्द भी नहीं सुनना। शालिनी, मेरे लिए खाना लगाओ और मुझे बस चैन से भोजन करने दो। मैं अब इस विषय में कोई और बात नहीं करना चाहता। इधर रात के समय सरला बुआ के घर का माहौल शांत और सुखद है। नव्या, सरला बुआ और उनका बेटा कमल यानी श्याम खाना खाकर कमरे में बैठे बातें कर रहे हैं। नव्या, सच कहूँ तो आज का खाना बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट बना था। माँ बता रही थी कि आज रसोई की पूरी तैयारी तूने ही की थी। तेरे हाथों में तो सच में जादू है। माँ अक्सर कहती थी कि तेरी सगी माँ भी बहुत ही लाजवाब खाना बनाती थी। शायद ये हुनर तुझे विरासत में मिला है। कमल की बात सुनकर नव्या, सोनाक्षी की आंखों में आंसू छलक आए। सरला बुआ ने तुरंत खतरे को भांप लिया और अपने बेटे की तरफ गुस्से से देखते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया।
अरे नव्या बेटी, तो इस कमल की बात पर ज्यादा ध्यान मत दे। इसकी तो आदत ही है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। हाँ, पर इसमें कोई शक नहीं कि तेरी माँ हर काम में बहुत निपुण थी। वो एक बहुत ही गुणी महिला थी। पर अब उन पुरानी बातों को याद करके अपना मन छोटा मत कर। बुआ, जब भी माँ का जिक्र निकलता है आप हमेशा बात को ऐसे ही टाल देती हैं। क्या मेरा हक नहीं कि मैं उनके बारे में जानूं? कमल भैया, क्या आपको याद है कि माँ कैसी दिखती थी? उनका स्वभाव कैसा था? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? हाँ बेटी, हमें सब याद है, क्यों नहीं याद होगा। तेरी माँ जब तेरे पिता के साथ यहाँ हमारे घर आती थी तो हम सब बहुत खुश होते थे। तेरे माता पिता के बीच इतना गहरा प्रेम था कि उनकी मिसाल दी जाती थी। वो बहुत ही सरल स्वभाव की थी। ऐसा था क्या बुआ? काश मैं उन्हें एक बार देख पाती। काश मेरे पास उनकी कोई एक तस्वीर ही होती जिसे देखकर मैं अपना मन शांत कर लेती। जब भी मुझे उनकी याद आती है मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। उनकी कोई एक झलक भी मेरे जहन में नहीं है। मेरी प्यारी बच्ची, तू इस तरह मायूस मत हो, हम सब हैं ना तेरे साथ। और रही बात तस्वीर की, तो देख, तेरी माँ बहुत ही सागी और सीधी औरत थी। उस जमाने में वो कहाँ शहर जाकर तस्वीरें खिंचवाती। उनकी सादगी ही उनकी पहचान थी। तू दुखी मत हो, तेरा चेहरा देखकर मुझे उनकी ही याद आती है। चलिए छोड़िए इन सब बातों को। आप सब ने मुझे बचपन से बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। बस कभी कभी मन नहीं मानता, उन्हें देखने की तड़प उठती है। मुझे तो उनका चेहरा तक याद नहीं है। ये सोचकर दिल भारी हो जाता है। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई और सब शांत होकर अपनी अपनी सोच में डूब गए। अगली सुबह नव्या अपने घर के लिए निकली। बुआ के घर रहकर उसका मन थोड़ा हल्का हुआ था, लेकिन फिर भी उसके मन के किसी कोने में वो सवाल और दुख अब भी जिंदा थे। जब वो अपने घर पहुंची तो अवंतिका बाहर ही बैठी हुई थी। लो, आ गई घर की बड़ी मालकिन। मुझे तो लगा था कि सरला बुआ के घर ही अपना डेरा जमा लेंगी। रात भर वहां रहकर मन भर गया या पिताजी के डर से वापस आना पड़ा। अब अंदर जाने की हिम्मत भी करना, क्योंकि माँ का पारा 7वें आसमान पर है। देख अवंतिका, अभी सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत कर। सच तो ये है कि तेरी ही वजह से मुझे इस घर में एक पल के लिए भी चैन और सुकून नसीब नहीं होता। मुझे मजबूर होकर सरला बुआ के पास जाना पड़ता है, क्योंकि तेरी और माँ की सुबह तो बस मुझ पर ताने कसने और मुझे नीचा दिखाने से ही शुरू होती है। तुम दोनों ने इस घर को नर्क बना दिया है। दोनों बहनों की तीखी बहस सुनकर शालिनी और रघुवीर भी कमरे से बाहर आंगन में आ जाते हैं। शालिनी के चेहरे पर आते ही गुस्सा साफ दिखाई देता है। अरे, तो आ गई हमारी महारानी साहिबा, और आते ही फिर से अपनी छोटी बहन से लड़ना और घर का माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया। बिना क्लेश और हंगामे के तो शायद तेरा दिन गुजरता ही नहीं है। मैं तो अब पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ तेरी इन रोज रोज की हरकतों से। पता नहीं इस घर में शांति कब आएगी और तू कब सुधरेगी। नहीं माँ, मैंने कोई झगड़ा शुरू नहीं किया है। आप हमेशा की तरह बिना सच जाने मुझ पर चिल्ला रही हैं। मैं तो बस शांति से घर के अंदर जा रही थी, पर मेरे आते ही अवंतिका ने मुझ पर तंज कसने और ताने सुनाने शुरू कर दिए। क्या मेरा घर में वापस आना भी आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है? सुना मैंने, उसने तुझे काम के लिए ही तो टोका होगा ना। जब भी घर में काम का बोझ बढ़ता है या हमारे बीच थोड़ी सी अनबन होती है, तू झोला उठाकर अपनी उस सरला बुआ के पास भाग जाती है और पूरा दिन वहीं गुजारती है। यहाँ मैं और अवंतिका मर मर के घर का सारा काम निपटाते हैं और तू वहाँ बैठकर उस औरत के साथ हमारी चुगली करती रहती है और हमें बुरा साबित करती है। अरे बस करो अब। शालिनी, तुम तो कभी कभी हद ही कर देती हो। इन दोनों बहनों की छोटी मोटी लड़ाई और घरेलू बातों के बीच में तुम सरला दीदी का नाम क्यों घसीट रही हो? उनका इस सबसे क्या लेना देना? और अवंतिका, तू क्या बड़े छोटे का लिहाज पूरी तरह भूल गई है? बचपन में तो तुम दोनों सगी बहनों की तरह साथ खेलती कूदती थी, फिर अब अचानक तुझे क्या हो गया है? अब तुम दोनों के बीच प्यार की जगह काम और बराबरी की ये छोटी बातें क्यों होने लगी हैं? रघुवीर के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। नव्या और अवंतिका के बीच की नफरत अब उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं और आंखें गुस्से से लाल थीं। हाँ पिताजी, बस आप हमें ही सबके सामने गुनहगार और गलत ठहराते रहिए। आपको तो यही लगता है कि जैसे मैं और माँ ही इस घर में जानबूझकर कलेश पैदा करते हैं। नव्या, तेरी ये पुरानी आदत है कि तू बड़ी सफाई से बात पलट देती है। आग तू खुद लगाती है, शुरुआत तू खुद करती है, और जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तो सारा इल्जाम बड़ी मासूमियत से मुझ पर मढ़ देती है। तेरा ये दोहरा चेहरा अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया, अब हमसे ये सब सहन नहीं होगा। नव्या,
तू खुद को समझती क्या है? तेरी इस चिड़चिड़ी और विद्रोही फितरत की वजह से इस घर का सुकून मिट्टी में मिल गया है। मुझे याद है, पहले तो तू अपनी छोटी बहन से कितना प्यार करती थी, लेकिन अब बस तुझे अपनी उस मरी हुई माँ का भूत सवार रहता है। दिन रात बस उनकी याद और उनके बारे में ही जानना है तुझे। जब तू खुद हमें अपना नहीं मानती, तो फिर दुनिया के सामने ये बेचारी और अनाथ होने का ढोंग क्यों करती है? शालिनी, हर बात में इस तरह गला फाड़कर चिल्लाना बंद करो। कभी तो धैर्य रखकर नव्या की बात भी सुन लिया करो कि वो क्या कहना चाहती है। और ये क्या बदतमीजी है? तुम हर समय मरी हुई माँ का राग क्यों अलापती रहती हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि किसी की भावनाओं का इस तरह अपमान करना कितना बड़ा पाप है? आखिर वो उसकी सगी माँ थी, क्या उसे याद करने का भी हक नहीं है? हक है, बिल्कुल हक है, पर उस हक की आड़ में वो हमें नीचा नहीं दिखा सकती। मैं पिछले कई सालों से इस घर को सींच रही हूँ, इसे अपना खून पसीना दे रही हूँ, लेकिन इसे तो बस उस तस्वीर की तलाश है जो कभी थी ही नहीं। ये लड़की आपकी शह पाकर अब मेरे सिर पर चढ़कर नाचने लगी है। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो ले जाइए इसे और बसा लीजिए इसके साथ एक अलग दुनिया, जहाँ सिर्फ ये और इसकी यादें हों। माँ, आप जो ये जहर उगल रही हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे दिल पर क्या बीतती है? आपने कभी माँ बनकर मुझे गले लगाने की कोशिश की होती तो शायद मुझे अपनी सगी माँ की यादों में इतना नहीं भटकना पड़ता। आप दोनों ने मिलकर मुझे इस घर में एक अजनबी बना दिया है और पिताजी के सामने मुझे ही दोषी ठहरा रही हैं। क्या यही आपकी ममता है? शालिनी, अपनी जबान को लगाम दो। कम से कम बात करते समय थोड़ी इज्जत और मर्यादा का ख्याल रखा करो। एक मृत व्यक्ति के बारे में इस तरह के अपशब्द बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम भूल रही हो कि तुम किससे और किस लहजे में बात कर रही हो। अच्छा, तो अब आप मुझे तहजीब सिखाएंगे? आपको तो हमेशा मेरी ही गलतियां और मेरी ही कमियां नजर आती हैं। आपको अंदाजा भी है कि इस लड़की के मन में हमारे खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। ये बाहर जाकर दुनिया को क्या दिखाती है और घर के अंदर हमारे साथ कैसा बर्ताव करती है, इसका आपको जरा भी इल्म नहीं है। आप तो बस इसकी झूठी मासूमियत के कायल हो चुके हैं। ठीक है माँ, अगर आप सबको यही लगता है कि मैं इस घर की सारी मुसीबतों की जड़ हूँ, तो अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं चली जाती हूँ इस घर से दूर, ताकि आप लोगों को वो सुकून और चैन मिल सके जिसकी तलाश में आप मुझे हर रोज कोसती हैं। शायद मेरे जाने के बाद ही इस घर की दीवारें शांत हो पाएं। हाँ, बड़ी एहसानमंदी दिखा रही है। निकल जा यहाँ से इसी वक्त। वैसे भी इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। हम थक चुके एक मुफ्तखोर का बोझ ढोते ढोते। जा और जहाँ जाना है वहाँ जाकर अपना नाटक कर। यहाँ तेरी इन धमकियों का किसी पर कोई असर नहीं होने वाला। बस अब एक शब्द भी और मत कहना। बहुत हो गया, बहुत सुना लिया तुम दोनों माँ बेटी ने इस मासूम को, और बहुत चुपचाप सह लिया इसने। आज मैं फैसला करता हूँ कि अगर इस घर से किसी को बाहर जाना चाहिए तो वो हम लोग हैं, नव्या नहीं। इस घर पर सबसे पहला और असली हक सिर्फ नव्या का है। अरे, आप ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं? हम भला अपना घर छोड़कर क्यों निकलेंगे? आपका दिमाग तो ठिकाने है। आप एक बाहरी लड़की के लिए अपनी पत्नी और सगी बेटी को घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा ना कि बीच में मत बोलो। जो राज मैं बरसों से तुम्हारे और अवंतिका के गुस्से और नफरत के डर से अपने सीने में दबा कर रखा था, आज उसी चुप्पी ने मेरी बेटी नव्या का जीवन नर्क बना दिया है। मेरा वो डर आज इसे तिल तिल कर मार रहा है और अब मैं और खामोश नहीं रह सकता। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसा डर और कैसा राज? आप किस सच्चाई की बात कर रहे हैं जो आपने हम सब से छुपा कर रखी है? आपकी बातें सुनकर मुझे डर लग रहा है। साफ साफ बताइए कि आखिर माजरा क्या है? भीतर चलो सबके सब। यहाँ आंगन में खड़े होकर मोहल्ले वालों के सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही हमारे परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं। जो कुछ भी कहना है घर की चार दीवारी के भीतर शांति से बैठकर होगा। आज किसी की कोई दलील नहीं चलेगी, सिर्फ मेरी बात सुनी जाएगी। रघुवीर का ऐसा रौद्र रूप और आंखों में जलती हुई सच्चाई देखकर सब खामोश हो गए। नव्या मानो काठ मार गई हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से उसके दिल में सुलग रही जिज्ञासा की आग को अब बुझने का या फिर और धधकने का समय आ गया है। सब लोग भीतर जाकर बैठ गए। घर में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आज मैं उस पर्दे को उठाने वाला हूँ जिसे मैंने बरसों से अपनी कायरता के पीछे छिपा रखा था। तुम दोनों माँ बेटी जो हर समय इस बच्ची को ताने देती हो, इसे कोसती हो और मुफ्तखोर कहती हो, सच तो ये है कि आज तुम जिस छत के नीचे चैन की सांस ले रही हो वो इसी की बदौलत है। आज गांव में जो मेरी इज्जत है, जो ये घर और जमीन है और जो मेरी कमाई का जरिया है,
वो सब इसी बच्ची के नाम से मुझे मिला है। हम सब इसके कर्जदार हैं, ये हमारी कर्जदार नहीं। रघुवीर, ये आप कैसी बहकी और अजीब बातें कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठिकाने है। ये छोटी सी लड़की आपको इतना सब कुछ कैसे दे सकती है? पूरी दुनिया जानती है कि आपने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसके बचपन से लेकर आज तक का हर खर्चा आपने उठाया है। फिर आज अचानक ये पलड़ा कैसे पलट गया? नहीं शालिनी, ये पूरी तरह सच नहीं है। मैंने तो बस एक इंसान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन इस बच्ची से मुझे और इस परिवार को जो मिला है उसके आगे मेरी ये परवरिश कुछ भी नहीं है। मैं तो मरते दम तक इस बच्ची और इसके असली माता पिता का आभारी रहूंगा, जिन्होंने अपनी आखिरी निशानी के साथ साथ हमें जीने का सहारा भी दे दिया। माता पिता? क्या मतलब है आपका पिताजी? क्या आप नव्या की सगे पिता नहीं हैं? और अगर आप इसकी पिता नहीं हैं तो इसकी असली माँ कौन थी और वो कहाँ है? आखिर आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? क्या हमारा रिश्ता सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पर टिका है? पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या मेरी रगों में आपका खून नहीं दौड़ रहा? क्या मैं आपकी वो बेटी नहीं हूँ जिसे आपने बचपन में अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया? आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे साफ साफ कहिए। क्या मैं सच में इस घर के लिए पराई हूँ? रघुवीर ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर जमीन पर गिर रहे थे। वो कुछ पल के लिए मौन रहा, फिर बहुत ही भारी और दुखी स्वर में बोला, नहीं नव्या बेटी, ये कड़वा सच है कि तू मेरी सगी औलाद नहीं है। काश विधाता ने ऐसा किया होता कि तू मेरी ही कोख से जन्मी होती। मैंने अपनी आत्मा से कभी भी तुझमें और अवंतिका में कोई फर्क नहीं किया। तुझे हमेशा अपनी छोटी बेटी से बढ़कर ही प्रेम दिया है। भले ही मेरी रगों में दौड़ने वाला लहू तेरी रगों में ना हो, लेकिन तेरी किस्मत ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो शायद मेरे नसीब में कभी होता ही नहीं। तू मेरे लिए पराई नहीं, बल्कि मेरा सौभाग्य बनकर आई थी। शालिनी और अवंतिका पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी। उनके मन में उठ रहे सवालों का बवंडर अब उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। वे दोनों रघुवीर की तरफ फटी आंखों से देख रही थी। रघुवीर ने एक लंबी ठंडी सांस ली और अतीत के परतों को खोलना शुरू किया। ये कहानी आज से कई साल पहले की है, जब मैं एक निहायत ही गरीब और अनाथ युवक था। मेरे पास सिर छुपाने के लिए न कोई छत थी, न ही तन ढकने के लिए ढंग के कपड़े। मैं रोटी और काम की तलाश में भटकते हुए इस गांव में आया था। यहाँ मेरी किस्मत ने मुझे रंजन भैया से मिलवाया। रंजन भैया इस गांव के सबसे नेक और साहसी इंसान थे। उन्होंने मुझ जैसे लावारिस को न केवल काम दिया, बल्कि अपने छोटे भाई का दर्जा देकर समाज में एक नई पहचान और सम्मान भी दिया। वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं थे। रंजन भैया ने अपने ही जैसी एक बहुत ही सुशील और गुणी लड़की से शादी की थी, मीरा भाभी। वो घर के हर काम में इतनी निपुण और दयालु थीं कि उनके आने से घर स्वर्ग बन गया था। भैया और भाभी अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। कुछ समय बाद उनकी खुशियां तब दोगुनी हो गईं जब उनके आंगन में एक नन्ही सी गुड़िया ने जन्म लिया, हमारी ये नव्या। उन्हें माता पिता बनने का सुख मिला और मुझे एक प्यारी सी भतीजी का चाचा होने का गौरव। उस वक्त लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद विधाता को हमारी ये खुशियां बर्दाश्त नहीं थीं। एक काली दोपहर रंजन भैया अपनी दुकान के लिए सामान लेने पास के शहर गए थे, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं लौटे। रास्ते में एक भयानक दुर्घटना हुई और उनकी मौत की खबर ने हमारे घर के चिराग बुझा दिए। इस सदमे को मीरा भाभी बर्दाश्त नहीं कर पाईं और भैया की मौत के कुछ ही दिनों बाद वो भी दुनिया छोड़ गईं। जाते जाते उन्होंने कांपते हाथों से अपनी इस नन्ही गुड़िया को मुझे सौंप दिया और मुझसे वादा लिया कि मैं इसका ख्याल रखूंगा। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि हर किसी की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। शालिनी और अवंतिका की गर्दनें शर्म से झुकने लगी थीं। रघुवीर ने अपनी आंखों को पोंछा और आगे बढ़ा। यही मेरे रंजन भैया और मीरा भाभी की आखिरी निशानी है और इसे पालना ही अब मेरे जीवन का एकमात्र मकसद है। शालिनी, आज जिस दुकान से हमारी कमाई होती है, जिससे हम इस परिवार का पेट पालते हैं और जिस छत के नीचे तुम चैन की नींद सोती हो, वो सब रंजन भैया की मेहनत की कमाई है। जिस बच्ची को तुम मुफ्तखोर कहती हो और हर रोज ताने देती हो, असल में उसी की विरासत के टुकड़ों पर आज हमारा वजूद टिका है। हम सब इसके घर में रह रहे हैं, ये हमारे घर में नहीं। शालिनी का चेहरा डर और शर्म से सफेद पड़ गया था। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। अवंतिका की आंखों से अब पछतावे के आंसू बह रहे थे। नव्या सुन्न खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पहचान के लिए वो तरस रही थी, वो इतनी महान और बलिदानों से भरी थी। हाँ नव्या, तू मेरी बेटी है। पूरी दुनिया के सामने तू हमेशा रघुवीर की बेटी ही कहलाएगी।
लेकिन हकीकत यही है कि तू इस घर की मालकिन है और मैं सिर्फ तेरा एक रखवाला। मैंने सोचा था कि ये राज कभी नहीं खोलूंगा ताकि तुझे कभी ये ना लगे कि तू पराई है, लेकिन शालिनी और अवंतिका की कड़वाहट ने आज मुझे हारने पर मजबूर कर दिया। पिताजी, हमने आपको कभी अपनी बात कहने का मौका ही नहीं दिया। हम अपनी जलन और नफरत में इतने अंधे हो गए थे कि हमेशा आपको और नव्या दीदी को ही गलत समझते रहे। दीदी, मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप मेरे अपने नहीं थे, फिर भी आपने मुझे कभी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। आप हर मुश्किल में मेरे साथ एक ढाल बनकर खड़े रहे। आज मुझे समझ आया कि खून का रिश्ता छोटा हो सकता है, लेकिन कर्म का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। बेटी, कभी मन में ये शंका मत लाना कि मैंने तेरी देखभाल तेरे माता पिता की संपत्ति के लिए की थी। मैंने जो किया वो अपने भाई के प्रति मेरा फर्ज था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। मैंने डर और जलन में तुम्हें वो जख्म दिए जिसकी तुम कभी हकदार नहीं थी। आज अगर तुम्हारे असली माता पिता ने रघुवीर को सहारा न दिया होता तो शायद आज हम भी यहाँ न होते। मुझे माफ कर दे बेटी, आज सच में मेरी आंखें खुल गई हैं। दीदी, आज से अगर मैंने आपको एक भी ताना दिया या ऊंची आवाज में बात की तो मुझे इस घर से निकाल देना। आप ही इस घर की असली नींव हैं। अब कोई बीती बात याद नहीं करेगा। माँ, मैं भी आप सबकी आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझ अनाथ को पालकर बड़ा किया। आज मुझे मेरे असली माँ पिताजी का सच भी मिल गया और आप जैसा परिवार भी। पिताजी, अगर आप ना होते तो आज मैं जीवित भी ना होती। आज से इस घर में कोई सौतेला शब्द नहीं गूंजेगा। आज से मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों का इस घर और मेरे दिल पर बराबर हक है।